लोग सुनते हैं, लेकिन आज आपके दिल में जो एक तरह से जो कष्ट है, जो पीड़ा है, हम चाहते हैं कि आप रखें। लेकिन सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल द पत्रकार टीवी के लिए आप समय निकाल रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद भी करते हैं। हम पहले चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें और उसके बाद अपनी पीड़ा रखें। आपने परिचय दे दिया। मैं विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। फौजदारी के आप जो है वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वाराणसी के। जी, आप देखिए, पीड़ा नहीं है। हम अधिवक्ता जो समाज है, ये समाज का एक प्रहरी है जी। अधिवक्ता का जो पेशा है बड़ा ही नोबल प्रोफेशन माना जाता है, बड़े सम्मान का पेशा है। ये समाज को न्याय दिलाता है। एक तरफ न्यायपालिका है तो दूसरी तरफ अधिवक्ता समाज है जी। और ये दोनों मिल करके एक जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय दिलाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी समाज के प्रति जो जवाबदेही है, हमारी जो कानून के प्रति जवाबदेही है, हमारी जो संविधान के प्रति जवाबदेही है, तो उस जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम हम लोगों का है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं, कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको न्याय दिलावें, उसको न्याय की दहलीज पर ले जावें, उसकी आवाज हम बने। अब यह कि नहीं अधिवक्ता हो करके हम किसी को पीड़ित करें, ये हमारे लिए अनुमन्य नहीं है। कानून के पालन करने की पहली बाध्यता एक अधिवक्ता की है। संविधान के उपबंधों की, उसके अनुच्छेदों के पालन करने की पहली बाध्यता मेरी है। अगर हम कानून का पालन करेंगे तो समाज देखेगा कि नहीं, वकील साहब कानून के हिसाब से चल रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो समाज उसका अनुकरण करेगा। तो ऐसे अराजकता भी नहीं होगी और अपराध भी कम होंगे। लेकिन जब हम खुद अराजकता पैदा करने लगेंगे, अराजकता का वातावरण पैदा करने लगेंगे और काली कोट पहन के समाज में दहशत का पर्याय बनने लगेंगे, तो समाज कहां जाएगा, लोकतंत्र कहां जाएगा, संविधान कहां जाएगा और समाज के जो कानून के नियम है वो कहां जाएंगे। आपका कहने का हम जहां तक समझ पा रहे हैं, अगर हम गलत होंगे तो आप करेक्ट करिएगा, क्या आज जो है अधिवक्ता ही अधिवक्ता के लिए एक पीड़ा पैदा कर रहे हैं, पीड़ादायक हो गए हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा कतई कुछ नहीं है। पिछले 28 साल से मैं इसी कचहरी में हूं। इसी कचहरी ने मुझे कम समय में अध्यक्ष बनाया, इसी कचहरी ने मुझे सम्मान भी दिया। अभी हाल में 2 दिन पहले कुछ माने माहौल गर्म हुआ तो ये पूरी कचहरी मेरे साथ खड़ी थी। अच्छे लोगों की संख्या 90-95% है। ये जो अराजक तत्व हैं जिनका इस वकालत के नोबल प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं, जिनके पास एक फाइल भी नहीं है, जिनका काम काली कोट पहन के अपराध करना और अराजकता फैलाना और पूरे कचहरी को अशांत करना है, केवल वही परेशान है और वही परेशान करने में लगे हैं। अन्यथा पूरी कचहरी मेरे साथ है। तमाम पूर्व पदाधिकारियों ने फोन किया कि नहीं, आपका स्टैंड सही है। क्या विवेक शंकर तिवारी से अगर किसी आपका विवाद हो जाए, हमारा आपका विवाद हो जाए, क्या आपको अधिवक्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है? बिल्कुल हमको अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 22 भी कहता है, बीएनएसएस का 303 धारा भी कहता है कि नहीं, आपको एक आपके पसंद के अधिवक्ता को पाने का आपका कानूनी अधिकार है। बिल्कुल है। तो आप वकील अगर कोई रखें तो हम उस वकील पर दबाव बनावें, हम आपको पीड़ित करें कि मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। एक सभ्य समाज में जैसे कानून की लड़ाई लड़नी है वैसी मैं लड़ाई लड़ूंगा। हाल के दिनों में देखिए ये परिपाटी कैसे हो गई कि कोई भी अधिवक्ता अगर किसी मुकदमे में पैरवी कर रहा है, दुर्भाग्य से सामने वाला अधिवक्ता है, तो आप उससे बात करके मदद लीजिए, उसका समाधान का रास्ता ढूंढिए, न कि आप अधिवक्ता को धमकाइए और उस पर दबाव बनाइए। हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर कि अधिवक्ता एकजुट हो करके वो गलत और सही का सही ढंग से वो देख नहीं रहे हैं और एक तरफा वो अधिवक्ता के साथ खड़े हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इस व्यक्ति से उनका मामला है उस व्यक्ति का कोई परोकार नहीं होगा, कोई अधिवक्ता उनकी वकालत नहीं करेगा। इस तरह की परिपाटी देखने को मिल रही है हाल के दिनों में और ये बढ़ती जा रही है। भाई देखिए, जब हमारा बार एसोसिएशन पंगु हो जाएगा, जब हमारे बार के पदाधिकारी जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ते समय तो थाने भी दौड़ेंगे, चौकी भी दौड़ेंगे, अस्पताल भी दौड़ेंगे, घाट भी जाएंगे, हर जगह जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद अदालतों के चैम्बर में जाते हैं, अधिकारियों के चैम्बर में जाते हैं। जब बार एसोसिएशन अधिवक्ता हितों के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, अधिवक्ताओं को उनके हाल पर छोड़ देगा, तो अधिवक्ताओं के पास विकल्प क्या है?
आए दिन आप देखते हैं कि 100 अधिवक्ता 50 अधिवक्ता, कल हमारे युवा साथी जो है शिवपुर थाने में वहां नारेबाजी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए कि हमारा बार एसोसिएशन उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा गुनाह तो बार एसोसिएशन के हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। क्या स्थिति बन गई थाने पर जाकर के अधिवक्ताओं को धरना देने की, प्रदर्शन करने की। आपका एक टेलीफोन काफी था पुलिस कमिश्नर को, आपका एक टेलीफोन काफी था जिलाधिकारी को। थाने पर एक टेलीफोन कर सकते थे कि नहीं, हमारे अधिवक्ता समाज के लोग हैं, इनकी बात सुनिए और सुन के इनको न्याय प्रदान करिए। बिल्कुल। तो हमारे युवा साथी थाने पे, चौराहे पे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी ये बार एसोसिएशन जिम्मेदार है। मैं भी अध्यक्ष रहा हूं। मेरे कार्यकाल में कभी थाने चौकी पे और पूरी कचहरी ने देखा है, पूरे बनारस ने, और पूरे हनक के साथ मैंने अध्यक्षीय कार्यकाल निकाला है। किसी अधिवक्ता को जेल नहीं जाने दिया। तो इसका मतलब कि बार अपने काम को जो उसके काम कर रहा है, जो उसका बायलाज है, उसका वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर रहा है। हमारी कचहरी में नियम से, कानून से, अधिवक्ता हित की बात छोड़ करके वो सारे काम हो रहे हैं, बेमतलब के काम हो रहे हैं, बेमतलब के काम हो रहे हैं। हमारे बार के पदाधिकारियों को प्रशासन से एक मीटिंग करना चाहिए कि नहीं, अधिवक्ताओं के लिए एक मंच बनाइए जिसमें प्रशासन भी हो, न्यायपालिका भी हो, एक ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी। हाई कोर्ट ने जब हड़ताल पर एक आदेश पारित किया है तो उसमें आदेश दिया है कि ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी का गठन किया जाए, जिस कमेटी के अंदर अधिवक्ताओं की निजी समस्याओं का सुनवाई होगा, उसका समाधान होगा। वो ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी में कौन लोग हैं और कहां है, आज तक किसी भी कचहरी में नहीं पता है। आप वरिष्ठ तो ये ग्रीवांस रेड्रेसल कमेटी पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है, जिसमें प्रशासन भी है, जिसमें न्यायाधीश भी है, जिसमें अधिवक्ताओं के पदाधिकारी भी हैं। तो उस वहां अधिवक्ता जाएगा ना। एक युवा अधिवक्ता को यह मालूम होना चाहिए कि हमारा यह मंच है, हम अपनी पीड़ा को इस मंच पर ले जाके रखेंगे। उसको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा उत्तर हमारा वो युवा अधिवक्ता इसका शौक नहीं रखता है कि हम थाने पे प्रदर्शन करें, चक्का जाम करें या मौके पे जाके हम विवाद करें। अगर उसको यह मालूम रहेगा कि हमारी अपनी निजी पारिवारिक समस्या है, हम इस कमेटी में समस्या रखेंगे तो मेरा समाधान होगा, क्यों जाएगा वो? क्यों जाएगा? वो मजबूरी में जाता है अपने 25-50 अधिवक्ता साथियों को बटोर करके कि नहीं अब यहां बल दिखाना है। मतलब वो शक्ति, अब भाई जो उसको समझ में आएगा, जब हमारा युवा अधिवक्ता साथी दिशाहीन रहेगा तो जो समझ में आएगा वो करेगा। मार समझ में आएगा मार करेगा, गाली देना समझ में आएगा गाली देगा। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए कि मार और गाली हो। हमारे कहने का मतलब है कि अगर उसको जो समझ में आएगा, अच्छा बुरा जो समझ में आएगा करेगा। उसके पास वो समाधान का मंच कहां है? अगर हम देखिए, हम उसी बात पर फिर आते हैं। अगर अधिवक्ता जो है, अगर किसी से अगर उसके मामले फंस जाते हैं और विपक्ष के तरफ से भी कोई अधिवक्ता आता है तो उसके साथ जो है आपसी विवाद न करके मेरिट की जो है उनको अपना जो है मेरिट के हिसाब से अपनी दलील कोर्ट में रखना चाहिए और वहां से ये पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए कि इसी कचहरी में तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिसमें सामने का पक्ष अधिवक्ता है। हम लोग अदालत में गए, अपनी बात रखे और बाहर आने के बाद उसी अधिवक्ता के साथ हम लोग चाय पीते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है। हमारी किसी अधिवक्ता से कोई निजी दुश्मनी नहीं होती है। हमारा बार काउंसिल पंजीकरण इस बात के लिए करता है कि हम अपना जो वादकारी आ रहा है, मुवक्किल आ रहा है, उसके हितों की रक्षा में हम लड़ें। उसी का आप फीस ले रहे हैं, उसके हित के लिए आपको करना ही है। हमें हमारा रजिस्ट्रेशन और हमें लाइसेंस इसी बात के लिए मिलता है कि हम इस प्रकार का काम करें कि नहीं वादकारी के हितों की रक्षा हो। बाकी हमारी किससे क्या लड़ाई है? हमारी अभी हाल में जिन लोगों से चल रहा है, हमारी उनकी निजी अपनी क्या लड़ाई है? हम कई अधिवक्ताओं के पास बैठते भी हैं तो वहां हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपना मामला लेकर के आ जाता है जिसके विपक्ष वाले की आप ही वकालत कर रहे हैं और आपके पास आ जाता है तो आप सीधे कह देते हैं, जो मतलब अधिवक्ता इस लेवल के हैं, अब बाकी का हम नहीं जानते, तो वो कह देते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि हम आपके विपक्ष के हम वकील हैं, इसलिए आप किसी दूसरे अधिवक्ता को रख लीजिए। बिल्कुल, हम लोग तो ये पारदर्शिता, आज बहुत से ऐसे मामले बनारस में हैं जिसमें करोड़ तक का ऑफर आया है, लेकिन हम कोई बनिया की दुकान नहीं कि यहाँ सौदेबाजी होगी। एक प्रोफेशनल जो हमारे एथिक्स हैं, हमारी जो इंटीग्रिटी है, हम उसको बचा के रखेंगे।
बड़े विश्वास का पेशा है, वकालत का पेशा बड़े ही विश्वास का पेशा है। फौजदारी की कर रहे हैं तो किसी की जिंदगी आपके हाथ में है, दीवानी का कर रहे हैं तो किसी की करोड़ों की जायदाद आपके हाथ में है। और मुवक्किल बड़े विश्वास से इस उम्मीद से आता है कि मेरे वकील साहब मेरे प्रति जो है ईमानदार रहेंगे। ये हम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम इसी बात की फीस लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मेरिट की गिरावट हो रही है और अधिवक्ता के वेश में काली कोट पहन करके इतने जो है जो जिनको विधिवेत्ता कहा जाता है वो अलग अलग धंधे में पड़ करके उनके अंदर कुछ दोष आ रहा है? हम उस व्यक्ति को भी दोषी नहीं ठहराएंगे जो काली कोट पहन के अपराधी कचहरी में आ रहा है। हम जो है उसको भी दोषी नहीं ठहराएंगे जो कचहरी में काली कोट पहन के आके अराजकता। लेकिन बार को तो देखना पड़ेगा। लेकिन बार भी उसमें जिम्मेदार नहीं है। जब बार भी ये काली कोट पहनाने का लाइसेंस कौन दे रहा है? ये आपका जो बीसीआई दे रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया दे रहा है। तो जब आप लिख करके वहां तक भेजेंगे तभी तो। सुनिए इस पे सुप्रीम कोर्ट, इस पे हाई कोर्ट में बहुत काफी मंथन हो गया। बिल्कुल। आप अगर इसी LLB के बाद कोई एक ऐसी परीक्षा आप ऑल इंडिया बार काउंसिल की परीक्षा कराते हो और आप किताब दे देते हो, वहां तो बोर्डे किताब लेकर के आते हैं, हमने देखा है। ऐसी कैसी परीक्षा है? ब्रीफकेस में ले जाते हैं। गांव में कुकुर मुत्ते की तरह आपने वो लॉ कॉलेज खोल रखा है। उस लॉ कॉलेज की गुणवत्ता कहां है? 2 कमरे में लॉ कॉलेज, 1 कमरे में लॉ कॉलेज। आप इतने गंभीर विषय, कानून का विषय, न्याय का विषय हम लोग 1-1 बजे रात तक पढ़ते हैं, वकालत करते हैं। तो यह इतने गंभीर विषय के लिए, इतने जिम्मेदार पेशे के लिए आप वकील का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जहां फांसी की सजा तक का प्रावधान है, जहां उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है, किसी की जिंदगी दांव पे लगने वाली है, और आप किसी को भी आप रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हो। अरे आप उसकी गुणवत्ता तो चेक करो। कम से कम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसा नियम बनावे कि जैसे लोक अभियोजक की परीक्षा होती है, APO की परीक्षा, कम से कम उस स्तर की परीक्षा का प्रावधान अगर आप कर दीजिए तो देखिए जो कुकुरमुत्ते की तरह भीड़ बढ़ती जा रही है, छंट जाएंगे, ये सब फेल हो जाएंगे, ये लोग छंट जाएंगे। जिनको 1 पन्ना एप्लीकेशन अगर चोरी की FIR कह दीजिए कि FIR नहीं लिख सकते, वो हमारे कचहरी में काली कोट पहन के घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? इनके पास तो समय। आप ऐसी प्रवृत्ति को प्रश्रय देने वाली हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ यूपी है। सारे स्टेट बार काउंसिल है, कोई बनारस की समस्या नहीं है, कोई यूपी की समस्या नहीं है, पूरे देश में ऐसे वकील हैं। क्यों आप वकील बना रहे हो? आप परीक्षा को कठिन करो, आप मेरिट को आने दो सामने, लगे कि नहीं डिबेट हो रहा है, 2 विद्वान अधिवक्ता बहस कर रहे हैं। क्वालिटी कहां है? हमारी कचहरी में मेरिट कहां है जो आधा घंटा 1 घंटा वकील बहस करते हैं? आज फौजदारी की वकालत में वैकेंसी है, वही 1-2-4 हमारे यहाँ 8-10 नए लड़कों को मैं देख रहा हूं। नए लड़के अच्छी वकालत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और लगता है मैं पीठ ठोकता हूं, अदालत में बहस करते हैं कि ये भविष्य के वकील हैं। नहीं बिल्कुल, हम लोग भी कभी नौजवान थे, बिल्कुल सही, लेकिन हम लोगों ने अराजकता नहीं फैलाया, आज तक नहीं। 28 साल की वकालत में न समाज में मेरा किसी से विवाद हुआ है, कचहरी में तमाम विद्वान अधिवक्ता हैं, और न कचहरी में मेरा किसी से विवाद हुआ है। वैचारिक द्वंद्व अपनी जगह है, लेकिन झगड़ा मेरा किसी से नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि झगड़ा नहीं होता होगा समाज में, लेकिन वो सहने की प्रवृत्ति है कि नहीं हम वकील हैं। अगर हम किसी प्राइवेट आदमी से विवाद को तुल देंगे, छोटी मोटी गलती हुई, माफ किए, छोटी मोटी गलती समाज के आदमी से हो जाती है तो उसको क्षमा करिए, आगे बढ़िए, खत्म करिए मामले को। अब हम उससे बल प्रयोग करने लगे, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने लगे, तो समाज कहेगा देखिए ये वकील है, वरिष्ठ वकील हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके एक निरीह आदमी को छोटी सी बात पे बड़ी सजा दिला रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम वकील बने हैं किसी को पीड़ित और प्रताड़ित करने के लिए नहीं। हम वकील बनने हैं कि अगर कोई आदमी गलती कर रहा है तो हम उसको सह जाएं। आपका कहने का मतलब है कि सह जाने में, आपका कहने का तात्पर्य है कि मुवक्किल को लेकर के अधिवक्ताओं को आपस में किसी तरह का विवाद या कुछ करना नहीं चाहिए। एक बात बताइए कि यह कचहरी का निर्माण, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का निर्माण जनता के लिए हुआ है कि वकील के लिए हुआ? बिल्कुल जनता के लिए हुआ। जनता के लिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। जनता के हितों की रक्षा के लिए, जनता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है, न्याय प्रशासन का गठन किया गया है। हम उसके अंग हैं।
हम उसके वकील के रूप में अंग है और न्यायाधीश न्यायपालिका के ऊपर कलम चलाने के लिए, न्याय देने के लिए उसका अंग बना है। पब्लिक के कारण हमारी और न्यायाधीश की व्यवस्था है। चलिए हम दो केवल छोटे छोटे प्रश्न आपसे संक्षिप्त पूछेंगे। करिए। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, एकदम हाँ और मतलब नाम है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अधिवक्ता पेशा में जो वकील लोग हैं वो भी जो है अब जातिवाद को लेकर के कहीं ना कहीं वकालत के अंदर ये इस तरह की बात रख रहे हैं कि फलाने जाति के हैं तो ये इस जाति के हैं, उस जाति के ऐसा हैं, नहीं। इस तरह का दो शाब्दिक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिख रहा? देखिए होगा, मानस में लिखा है सबसे कठिन जाति अपमाना। तो जातिवाद वहां तक मैं ठीक मानता हूं कि अगर मैं ब्राह्मण हूं, आप किसी दूसरे जाति के हैं, मुझे गाली देंगे तो पीड़ा होगी। आप जिस जाति के हैं, आपको मैं गाली दूंगा तो आपको पीड़ा होगी। तो हर व्यक्ति के अंदर एक अपने जाति के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, उसके प्रति एक गर्व होना चाहिए कि हम इस जाति के व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं हर व्यक्ति हर समय जातिवाद करता है। यहाँ पर मेरे साथ हमको भी लोग कह देंगे कि ये ब्राह्मण है इसीलिए ब्राह्मण का पक्ष लगा। वो बात नहीं है। अगर ब्राह्मण गलत है तो उसका भी विरोध होना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर गलत कर रहा है तो उसको भी आप टोकिए। संदेह हमने कहा कि बातें वही होनी चाहिए जो सब, एक कहावत है अंग्रेजी में कि वेयर लॉ फेल्स इक्विटी प्रिवेल्स, माने पद और औचित्य की बात होनी चाहिए। कानून जब फेल हो जाता है तो पद की बात होनी चाहिए। एक और प्रश्न, तो पद जो कहे वो काम करिए, अब पद कभी गलत नहीं बोलता है। एक और आपसे प्रश्न है, थोड़ा ये राजनीतिक भी है और वकीलों से जुड़ा हुआ है, अधिवक्ता से जुड़ा हुआ है। क्या 2014 के बाद अधिवक्ता जातिवाद, पार्टीवाद के खांचों में उसको लोग बांट करके देख रहे हैं? जैसे जो है हमारे देश के जाने माने अधिवक्ता हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, अभिषेक मनु सिंह भी हैं, या जजेज भी हैं जो पता चलता है कि फलाने मतलब इस जाति से संबंध रख रहे हैं, और जैसे ही उनका निर्णय आता है, जैसे ही वो वकील खड़ा होता है, तुरंत जो है सोशल मीडिया पर पूरा बाढ़ सी आ जाती है। एक समाज कहता है देखो ये सवर्ण है तो इसलिए ऐसा कर दिया, ये देखो पिछड़ा वर्ग का है तो ये कर दिया, फिर लोग कहते हैं देखो ये भाजपाई है, देखो ये कांग्रेसी है। ये चश्मा ये चश्मे से देखना उचित है? आप 2014 को टारगेट मत करिए। न 2014 के बाद देश का निर्माण हुआ है और न 2014 के बाद से देश में अराजकता फैली है। ये सोशल मीडिया आया है तो हर व्यक्ति मोबाइल रखा है, सोशल मीडिया का जमाना हर व्यक्ति पत्रकार हो गया है। अगर अंधा माने कक्षा 8 का भी पढ़ा आदमी है तो उसकी कोई अपनी विचारधारा हो सकती है, उसकी किसी बिंदु पर राय हो सकती है, तो वो लिखता है, वो अपने हिसाब से लिखता है। तो इसको हम ये इस रूप में नहीं जोड़ सकते। जातिवाद आज की चीज नहीं है, सदियों से चली आ रही है यह परंपरा, है कि नहीं? तो ये सब नहीं चलेगा। कुल मिला के मेरा यही कहना है कि हमारा पेशा बड़ा नोबल पेशा है और उस पेशे की गरिमा के अनुरूप हम लोग काम करें। हम लोग समाज को न्याय दिलाएं, समाज हम लोगों का लाभ प्राप्त करे, समाज में विवाद कम हो, मुकदमेबाजी कम हो, पक्षकारों को अगर संभव है तो बैठा करके समाधान कराएं, हिंदू समाज संगठित हो, विवादों की स्थिति कम, मुकदमे 5 करोड़ से अधिक मुकदमे देश में चल रहे हैं। यही आपका पेशा ही है। हम ये देखें कि नहीं छोटा मामला आया है, बैठा करके या तो ट्रायल खत्म हो, और नहीं तो अगर छोटा मोटा मामला है 1-2 साल चला उसको बैठा के खत्म करो। यार बिल्कुल यही होना चाहिए। दर्शकों, विवाद का समाधान करावें, समाज के लिए उपयोगी बने। तो दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ अधिवक्ता हैं उन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी राय रखी। अधिवक्ताओं का क्या कर्म होना चाहिए, किस तरह से अपने मुवक्किल के साथ ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए, और आज के भी अधिवक्ताओं के लिए आपने सीख दी कि मेरिट की जो है उनको वकालत करनी चाहिए, न कि शॉर्टकट अपनाना चाहिए, और जो उनके सीनियर अधिवक्ता हैं उनसे उनको सीखना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर बढ़ना चाहिए। किसी तरह के विवाद में पड़ने से पहले वो इस बात की परख करें क्या उचित है क्या अनुचित है, और आपस में भी इस तरह का विभेद नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि तिवारी जी आप लिखते हैं तो आपके अंदर जो पीड़ा है उस पीड़ा को आपने जो ठीक है आपने जो है कहीं ना कहीं उस पीड़ा को आपने बता दिया है, और उससे हमको लगता है कि आप भी हल्के होंगे और आप लोग भी समझेंगे कि ये मामला क्या है। तो हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।